हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और मेरे भाई आपके एग्जाम के मात्र 7 दिन शेष बचे हुए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस क्वेश्चन पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं, फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर DFG से यहाँ पर 578 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से DFG से यहाँ पर 578 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि ABE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि DFG से यहाँ पर 578 कैसे लिखा गया है। तो यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले हमारे सामने जो ये अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का किया गया है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए पहला लेटर है डी आता है 4 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है एफ आता है 6 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है जी आता है 7 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए यहां पर संख्या आई है 467 और 467 से यहां पर लिखा गया है 578 है। तो 467 से 578 कैसे बनाया है वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर पहली संख्या है 4 के अंदर यहां पर +1 करके यहां पर लिखा गया है 5। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर देखिए 4 के बाद में 6 के अंदर भी +1 करके यहां पर लिखा गया है 7। फिर देखिए यहां पर है तीसरी संख्या 7 के अंदर भी +1 करके यहां पर लिखा गया है 8। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि ABE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग, और जो भी नंबर आएगा उन सभी के अंदर +1 करके इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है ए आता है 1 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है बी आता है 2 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है ई आता है 5 नंबर पर है। अब यहां पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले तो 1 से यहां पर आने वाली संख्या लिखेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के अंदर कर देंगे +1, तो 1 और 1 मिलकर बन जाएगा 2। तो यहां पर हम लिखेंगे 2। उसके बाद में क्या है 2, फिर 2 से आने वाली संख्या लिखेंगे। तो क्या करेंगे, यहां पर 2 के अंदर भी +1 कर देंगे, तो 2 और 1 मिलकर बन जाएगा 3। इसी प्रकार से देखिए तीसरी संख्या है 5 से यहां पर आने वाली संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 के अंदर भी +1 कर देंगे, तो 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6। यानी कि ABE से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या होगी 236। अब हमें देखना है कि संख्या 236 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है संख्या 236 हमें दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 5 + 4 = 20 लिखा जाता है
और 9 + 3 = 27 लिखा जाता है तो 8 + 7 बराबर है क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है, तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 + 4 बराबर यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 9 + 3 बराबर यहाँ पर 27 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 8 + 7 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता करना है कि 5 + 4 बराबर 20 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 और 4 इन दोनों को आपस में प्लस ना करके यहाँ पर क्या किया गया है, गुणा किया गया है। यदि हम 5 और 4 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 चौक 20 और 20 मेरे भाई आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 9 + 3 बराबर 27 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को प्लस ना करके आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 9 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 × 27 और 27 आप सभी के सामने दिया गया है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसानी से बता दोगे कि 8 + 7 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो आंसर हम यहाँ पर आसानी से बता देंगे कि 8 + 7 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो करेंगे क्या, यहाँ पर और 8 और 7 को क्या प्लस ना करके क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 8 और 7 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 और 7 56, यानी कि 8 + 7 बराबर लिखा जाएगा 56। अब हमें देखना है कि 56 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 56 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध है 10 के साथ में और 3 का संबंध है 30 के साथ में, उसी प्रकार से 4 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 2 से यहाँ पर 10 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 3 से यहाँ पर 30 कैसे बना है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई यहाँ पर 2 से 10 बनाने के लिए क्या किया गया है, मेरे भाई सबसे पहले तो इस 2 का किया गया है क्यूब। 2 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 2 का क्यूब होता है 8 और इस 8 के अंदर इसी 2 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 8 के अंदर 2 को ऐड कर देंगे तो 8 और 2 मिलकर बन जाएगा 10। और ध्यान से देखिए 10 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 3 से यहाँ पर 30 सेम इसी प्रकार से बना है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 3 का हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 3 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27 और इस 27 के अंदर हम इसी 3 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 27 और 3 मिलकर बन जाएगा 30 और ध्यान से देखिए 30 यहाँ पर आप सभी के सामने
दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई करेंगे क्या, सबसे पहले तो इस 4 का हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64, और इस 64 के अंदर हम क्या कर देंगे, इसी 4 को ऐड कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 64 के अंदर 4 को ऐड कर देंगे तो 64 और 4 मिलकर बन जाएगा 68, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 68। अब हमें देखना है कि संख्या 68 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 68 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी है मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से BC का संबंध है 127 के साथ में, उसी प्रकार से CD का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। और मेरे भाई ये प्रश्न RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि BC से यहां पर 127 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से BC से 127 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि CD से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि BC से यहां पर 127 कैसे बना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से यहां पर संख्या बनानी हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको करना है नंबरिंग। तो यहां पर ध्यान से देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, BC का नंबरिंग करेंगे। तो देखिए B आता है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है C आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। अब इन दोनों संख्याओं का क्या किया गया है, सबसे पहले आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 5। अब 5 से 127 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और इस 125 के अंदर यहां पर +2 करके मेरे भाई यहां पर लिखा गया है 127। और ध्यान से देखिए 127 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे CD के अंदर है और CD से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो CD का हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखिए C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। उसके बाद में D आता है कितने नंबर पर, 4 नंबर पर है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7।
अब मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 का कर देंगे क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का क्यूब होता है 343। और इस 343 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 343 और 2 मिलकर बन जाएगा 345। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 345। अब हमें देखना है कि संख्या 345 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 345 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी है रामेश्वरम और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। तो 5वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने और ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो 6ठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है क्षोभ मंडल है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन की, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन की, ऑप्शन सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन की और ऑप्शन डी है स्वदेशी आंदोलन की। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत 1942 में की थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है कवक के द्वारा, ऑप्शन सी है विषाणु के द्वारा और ऑप्शन डी है प्रोटोजोआ के द्वारा। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि हाइड्रोफोबिया रोग मेरे भाई विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये,
चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सभी को क्लास को कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मुगल काल में अकबरनामा किसने लिखा था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मुगल काल में अकबरनामा किसने लिखा था, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मुगल काल में अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रीय उद्यान का नाम है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर देखिए 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और इसी के साथ में देखिए एक प्रश्न और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, जो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता है? या फिर देखिए, इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। पूछा जाता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि चींटी में पाया जाने वाला एसिड है फॉर्मिक एसिड। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? मेरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो साइकस है ये एक प्रकार का जीवित जीवाश्म है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से किस राज्य में सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात राज्य में, ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन सी है बिहार राज्य में और ऑप्शन डी है
उत्तर प्रदेश राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि गुजरात राज्य में सूर्य मंदिर मोढेरा स्थित है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मनुष्य की आंख में पाया जाता है उत्तल लेंस। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन बी है सिंधु घाटी सभ्यता से, ऑप्शन सी है मौर्य काल से और ऑप्शन डी है गुप्त काल से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1993 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1995 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1997 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी वर्ष 1993 में। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मापन किस इकाई में होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ऊर्जा का मापन जूल में होता है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे भाई ये क्वेश्चन इंडियन नेवी MR 2019 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। पूछा गया था कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। ठीक है, तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 के लिए GK GS साइंस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के लगभग 5000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 5000 प्लस क्वेश्चनों का PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है?
ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी है कशेरुक रज्जु में और ऑप्शन डी है तंत्रिका कोशिका में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से लगभग 18 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।